हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज का सेशन हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हमने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में पार्ट ए डिस्कस किया था, दैट वाज हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका सेकेंड एंड द लास्ट पार्ट, दैट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी जो रेस्ट पर है। तो अभी तक हमने हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, जहां पर हमने मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा था। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को हम बुलाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बुलाते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो रेस्ट पर है, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम अपने आसपास छोटे छोटे मैजिक्स की फॉर्म में देख सकते हैं। तो ये इस चीज को, मतलब ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड electron, not C, right? So it is ELEKTRON. So electron is a word whose meaning is amber, right? So amber क्या है? Amber is a kind of resin. करेक्ट। तो वर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो आया है एम्बर वर्ड से, जिसका मतलब है रेजिन। तो एक ग्रीक फिलोसोफर थे थेल्स, जिन्होंने ये देखा कि जब भी हम इस एम्बर को किसी वूल के साथ रब करते हैं ना, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, कुछ अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज। मतलब जैसे ही हम उसको रब करेंगे और हम उसको बिट्स ऑफ पेपर के पास लेकर आएंगे, तो वो जो पेपर के पीसेस है ना, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस एम्बर, राइट। तो यहीं पर सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरे साइंटिस्ट आए गिलबर्ट, जिन्होंने बोला कि नॉट ओनली एम्बर बट ऑल्सो देर आर मेनी अदर सब्सटेंसेस, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, देन नायलॉन हो गया, ग्लास हो गया। तो ये सब भी ना, व्हेन वी रब देम विद द वूल, विद सिल्क, तो इनमें भी ना कुछ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो ये जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, so the object which acquires these attractive properties are said to be charged or they are said to be electrified, right? तो इसे charged और electrified बुलाया जाता है। इज दैट क्लियर? ओके। तो अब इन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए हम अपने घर पे छोटी छोटी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि पहला कि आप एक कॉम्ब लो, प्लास्टिक की कॉम्ब, और उसको अपने ड्राई हेयर से रब करो। ओके, रिमेंबर, ड्राई हेयर से। और छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर आप टेबल पर रख दो। नाउ आफ्टर रबिंग या फिर आफ्टर कोमिंग योर हेयर, आप उसको इन बिट्स ऑफ पेपर के पास लेकर जाओ। तो आप क्या देखोगे कि ये जो बिट्स हैं पेपर के, ये अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स दिस कॉम्ब, टुवर्ड्स द कॉम्ब विच हैज बीन रब्ड विद द ड्राई हेयर। तो बेसिकली ये जो कॉम्ब है हमारी, ये क्या हो गई है? ये चार्ज हो गई है, या फिर ये इलेक्ट्रीफाई हो गई है। ठीक है। तो एक ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, एक और भी कर सकते हैं। अब आपको एक पेन लेना है, प्लास्टिक का एक पेन लेना है। आपको टेबल पर बिट्स ऑफ पेपर डालने हैं और उस पेन को उन बिट्स ऑफ पेपर के पास लेकर जाना है। तो आप क्या देखोगे कि जब पेन को आप इन बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाओगे ना, तो कुछ नहीं होगा। मतलब पेपर अपनी जगह पर रहेगा, पेन अपनी जगह पर है, कुछ अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन अब जब आप इस पेन को रब करोगे विद द वूल, तो ये जो छोटे छोटे पीसेस है ना, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पेन, राइट। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और क्या कर सकते हो? और एक ग्लास रॉड लो और साथ में लो एक सिल्क का क्लॉथ। अब दोनों ही ग्लास रॉड और सिल्क के क्लॉथ को आपस में थोड़ी देर अच्छे से रब करो। तो हम देखेंगे कि पहले वही ग्लास रॉड और सिल्क जो इन पेपर पीसेस की तरफ कोई अट्रैक्शन शो नहीं कर रहे थे, लेकिन रब करने के बाद ये अट्रैक्ट कर रहे हैं इन पीसेस को, इन छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर को।
राइट क्यों? क्योंकि जब हमने इन दोनों को आपस में रब किया तो इन दोनों में ही कुछ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज आ गई, ये चार्ज हो गए या फिर ये अट्रैक्ट इनमें ये इलेक्ट्रीफाई हो गए, जिसकी वजह से ये इन बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गए। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज बलून लेने हैं। ठीक है, सबके घर में होते हैं बर्थडे वाले बलून्स, तो बलून लेना है और बलून को हमने दो बलून्स लो, ठीक है, दोनों को ही हम इन्फ्लेट कर लेंगे। अब एक बलून लो और उसको वूल के साथ रब करो। ठीक है, तो वूल के साथ रब करने के बाद अब उसको एक दीवार के पास लेकर जाओ, तो जब आप देखोगे कि एक बलून जिसको हमने इन्फ्लेट किया है लेकिन वूल के साथ रब नहीं किया है, जब हम उसको दीवार के पास लेकर जाएंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन वो बलून जिसको हमने वूल के साथ रब किया है, जब हम उसको इस वॉल के पास लेके जाएंगे तो वो वॉल की तरफ अट्रैक्ट होगा। राइट, अब क्या करेंगे? अब करेंगे कि दोनों ही बलून्स को हम रब कर देंगे विद द सेम वूल। राइट, तो जब सेम वूल के साथ उनको रब करेंगे तो दोनों ही चार्ज हो जाएंगे, दोनों में ही सेम चार्जेस आ जाएंगे, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। सो दीज आर द सिंपल एक्सपेरिमेंट्स दैट कैन बी डन एट होम। तो ये जो हमने सिंपल एक्टिविटीज देखी, इनसे हमें क्या कंक्लूजन मिला? सो कंक्लूजन ये मिला कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं दे कैन बी चार्ज्ड बाय रबिंग। ठीक है, तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो हम उसको रब करके चार्ज कर सकते हैं। दूसरा, two charged objects having charges they repel each other, right? And two charged objects having unlike charges they attract each other. तो पोल्स वाला कॉन्सेप्ट याद है, मैग्नेट्स में हमने पोल्स पढ़े थे। तो अगर नॉर्थ पोल को पास में लेकर आओ तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दे आर द लाइक पोल्स। बट व्हेन नॉर्थ एंड साउथ पोल दे आर ब्रॉट towards each other, they attract each other. So these two are the unlike poles, and these unlike poles they attract each other. So same is the case over here. When we have positive charges, they are the like charges, right? So they repel each other. So negative again they are the like charges, so they will also repel each other. But जब हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज which are the unlike charges, जब हम इनको पास में लेकर आएंगे, so they will attract each other. राइट, तो ये सेम मैग्नेट्स वाला ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू द काइंड्स ऑफ चार्जेस। कितने तरह के कैसे चार्जेस होते हैं? तो देखो, चार्जेस तो दो ही तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ सच में जो बुक में लिखा है वो सही है? तो उसे भी प्रूव किया गया है कुछ एक्सपेरिमेंट से। तो क्या किया गया? सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कि हमने दो ग्लास रॉड्स ली। ठीक है, दोनों ही ग्लास रॉड्स को हमने रब किया सिल्क के साथ। ठीक है, सिल्क क्लॉथ लिया, दोनों ही रॉड्स को रब किया। एक रॉड को हमने इस स्टैंड में थ्रेड की हेल्प से ऐसे सस्पेंड कर दिया, लगा दिया। ठीक है, और जो हमारी दूसरी रॉड है उसमें क्या किया? दूसरी रॉड को अब लेकर आए इस पहली रॉड के पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे, ये मान लो दिस इज द रॉड, ग्लास रॉड जिसको हमने सस्पेंड किया है, एंड दिस इज द सेकेंड ग्लास रॉड। तो जब हम दोनों को ही हमने क्या किया है? हमने सिल्क से रब किया है। अब जब हम दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आएंगे तो आप देखोगे कि ये जो ग्लास रॉड सस्पेंडेड है विद द थ्रेड, ये इस ग्लास रॉड से ना थोड़ा दूर भागेगी। राइट, सो बेसिकली दिस ग्लास रॉड विल रिपेल द अदर वन। राइट, ओके। अब दूसरा है when two charged इब्नॉइड rods repel each other। तो क्या करना है? फिर से हमने दो रॉड्स लेनी है, एबनॉइड रॉड्स। ठीक है, अब ये जो दोनों रॉड्स है ना, इनको हम फर से रब करेंगे। ठीक है, तो जब हम इनको फर से रब करेंगे ना, तो ये दोनों रॉड्स हैं। ठीक है, दोनों ही सेम तरह की रॉड्स है, दोनों को ही हमने सेम फर से रब किया है। तो अब सेम एक्सपेरिमेंट है कि एक स्टैंड के साथ, थ्रेड के साथ एक रॉड को सस्पेंड करना है और दूसरी रॉड को उसके पास लेकर जाना है। तो जब हम दूसरी रॉड को पहली रॉड के पास लेकर जाएंगे तो ये अट्रैक्ट नहीं करेंगी या एक दूसरे के पास नहीं रहेंगी, ये इससे
दूर जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पर भी हमें रिपल्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखो भाई दोनों में ही हमें रिपल्शन देखने को मिली, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पर तो दोनों में ही लाइक चार्जेस हैं। ठीक है, अब तीसरा एक्सपेरिमेंट है हमारा कंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट बोलता है कि जब हम एक चार्ज्ड ग्लास रॉड को एक चार्ज्ड इबनॉइट रॉड के पास लेकर आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ओके, कैसे? तो देखो, अब पहले तो ये दोनों एक ग्लास रॉड है, एक इबनॉइट रॉड है। ठीक है, तो ये इसको ग्लास रॉड मान लेते हैं, इसको इबनॉइट रॉड मान लेते हैं। जब हम इन दोनों को पास लेके आएंगे ये एकदम नॉर्मली बिहेव करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस रॉड को, ग्लास रॉड को हम सिल्क के साथ रब करेंगे और इबनॉइट रॉड को हम फर के साथ रब करेंगे। कूल। अब क्या होगा? अब होगा ऐसा कि ग्लास रॉड को तो हमने सस्पेंड कर दिया और इबनॉइट रॉड को हमने हाथ में रखा। तो जब हमने इसको सस्पेंड कर दिया और अब हम इस ग्लास रॉड की तरफ ये इबनॉइट रॉड लेकर गए तो हम देखेंगे कि ये एक दूसरे को इस बार रिपेल नहीं कर रही हैं, ये कर रही हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट। ऐसा क्यों हुआ? तो हुआ इसलिए क्योंकि हमने दोनों अलग अलग तरह की रॉड्स ली और दोनों को ही हमने अलग अलग चीजों से रब किया। तो जब हमने इनको अलग अलग चीजों से रब किया तो इनमें क्या आ गए? अलग अलग चार्जेस। सो नाउ one had a positive charge and one had a negative charge, and now when these two rods with opposite charges were brought near to each other, तो क्या हुआ? They attracted each other. Is that clear? Okay, so the conclusion is that yes, there are two kinds of charges, क्योंकि first two में हमें repulsion देखने को मिली है तो कहीं ना कहीं charges सेम ही थे। या तो first केस में दोनों पॉजिटिव थे या दोनों नेगेटिव थे, या सेकेंड केस में दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव थे। ठीक है, क्योंकि थर्ड केस ने हमें ये कंक्लूड किया कि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। अब कौन सा पॉजिटिव था कौन सा नेगेटिव था ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना तो समझ आ गया है कि वूल से रब करने पे शायद पॉजिटिव मिलता है या नेगेटिव मिलता है, और जो दूसरा है फर है उससे ऑपोजिट वाला चार्ज मिलता है। ठीक है, तो इससे ये कंक्लूड हो गया कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स। सो आई होप ये आपको समझ आया है। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स ये पता चला कि जब एक ग्लास रॉड को रब किया जाता है विद सिल्क क्लॉथ तो उसके ऊपर डेवलप होता है पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज थी वहां पर, और जो एबनॉइट रॉड है, सो एबनॉइट रॉड व्हेन इट वाज रब्ड विद वूल और विद फर सो इट डेवलप्ड नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब जो एबनॉइट रॉड थी दैट वाज नेगेटिवली चार्ज, इसीलिए थर्ड केस में हमें अट्रैक्शन देखने को मिली। करेक्ट, और दोनों ही फर्स्ट और सेकंड केसेस में क्योंकि चार्जेस सेम थे इसलिए अट्रैक्शन नहीं, हमें रिपल्शन देखने को मिली। अब अगर हम एक ऑब्जेक्ट की बात करें या ठीक है किसी भी एक सब्सटेंस की बात करें, तो जब तक हम किसी सब्सटेंस को रब नहीं करते, अब जैसे हमारे पास दो ग्लास रॉड थी, जब हम उन्हें पास लेकर आ रहे थे, या से एक ग्लास रॉड थी एक इबनॉइट रॉड थी, जब हम उन्हें एक दूसरे के पास लेकर आ रहे थे तो क्या हो रहा था? तो इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं थी ना रिपल्शन थी, दे वर बिहेविंग वेरी नॉर्मली, राइट। तो इन केसेस में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अनचार्ज्ड होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें रब करते हैं तो उनमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। तो चार्जेस कैसे होते हैं? इक्वल एंड ऑपोजिट। क्लियर? अब व्हाट इज द रीजन कि इनमें चार्जेस डेवलप हो जाते हैं? तो होता क्या है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो उनके बीच में होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर, और ऐसे ये दोनों ही फिर चार्ज हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जब दोनों ही इनिशियल स्टेट में जब रब नहीं किया है तो दोनों ही एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, दोनों ही न्यूट्रल हैं, लेकिन तब ये दोनों ही अनचार्ज हैं। जब हम इन दोनों को रब करते हैं ना तो
दोनों में ही चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। कैसे चार्जेस आते हैं? ऑपोजिट चार्जेस आते हैं। और कैसे चार्जेस होते हैं? इक्वल चार्जेस। सो से वन इज, तो एक ऑब्जेक्ट है ये और एक ऑब्जेक्ट है ये। सो दिस ऑब्जेक्ट हैज गॉट +1 चार्ज, सो अदर विल गेट -1. सो मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम, only the polarity is going to be different. So this is the conservation of charges. तो जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो दोनों में ही चार्जेस आए, ग्लास रॉड में भी और सिल्क में ही, बट फर्क इतना था कि दोनों ऑपोजिट थे, ऑल्दो इक्वल थे बट ऑपोजिट थे। क्लियर? ओके। तो जब भी हम एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो हमें पता है कि एक एटम है, ये एक एटम का न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में भी। और इसके अराउंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही होता है मूवमेंट ऑफ चार्ज, और ऐसे ही एक इलेक्ट्रिकली अनचार्ज्ड या फिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो है वो एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इन्हीं को थोड़ा सा समझने के लिए हम उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को वापस से अब रिपीट करने वाले हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चार्जिंग बाय रबिंग। तो होता क्या है, एक्सप्लेनेशन की क्यों रब करके चार्जेस आ रहे हैं। तो देखो, एक थी हमारे पास ग्लास रॉड और इस ग्लास रॉड को हमने सिल्क के साथ रब किया था, ठीक है। तो जब तक इन दोनों को रब नहीं किया था, बिफोर रबिंग बोथ ऑफ देम वर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, किसी पर कोई चार्ज नहीं था। अब जब हम दोनों को ही एक दूसरे के साथ रब कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इस ग्लास रॉड से मूव करेंगे into this wool, into this silk, right? So while rubbing the glass rod with silk, electrons are transferred from glass rod to the silk. ठीक है, तो ये है ग्लास रॉड। अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, ठीक है, तो जो दे रहा है, ठीक है, वो क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है वो क्या हो जा रहा है, उसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आपके पास खाना था, आपने अपना थोड़ा सा खाया, बाकी आपने किसी को दे लिया, तो आप खुश हो गए कि मैंने आज किसी का पेट भरा, तो आप पॉजिटिव हो गए एकदम। और जिसको आपने खाना दिया, मान लो उसने बड़ा सारा खाना इकट्ठा करके रख लिया था और बहुत सारा उसने खाना खा लिया, तो उसको पेट दर्द होने लग गई, तो अब वो थोड़ा नेगेटिव हो गया कि इतना खाना खा लिया, मुझे पेट दर्द हो रही है। सो that one will behave as a negatively charged body। तो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से सिल्क को मूव कर रहे हैं, सो ग्लास रॉड विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द सिल्क विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो समझ आ गया कैसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ। ओके, अब दूसरा जो हमने केस लिया था दैट वाज एबेनॉइड रॉड एंड फर। तो जब हमने एबेनॉइड रॉड और फर को पास में रखा तो दे वर बिहेविंग लाइक वेरी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, किसी में कोई चार्ज नहीं था। लेकिन अब जब दोनों को हम आपस में रब करते हैं तो क्या होगा, तो अब इस फर से इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे इनटू द एबेनॉइड रॉड। ठीक है, तो मतलब कि फर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो जब फर से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, तो मतलब फर ने इलेक्ट्रॉन्स दिए, सो फर विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड जिसने इलेक्ट्रॉन्स लिए दैट इज द एबेनॉइड रॉड दैट विल बिहेव एज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो आपको समझ आया कि जो हमारा फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट था उसमें रिपल्शन क्यों थी और थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमें अट्रैक्शन क्यों देखने को मिली है, अट्रैक्टिव फोर्सेस क्यों देखने को मिली है दोनों ही रॉड्स के बीच में, राइट। सो ऑन रबिंग एबेनॉइड रॉड विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड एंड फर विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, बात समझ आ गई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्लास 7 में भी पढ़ा है, राइट। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, मतलब दीज आर द सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। बट कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इस इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास होने ही नहीं देते, राइट। सो the substances which allow electricity to flow through them, so they are the conductors, जैसे copper, aluminium, silver, iron. Whereas the substances which do not allow electricity to flow through them, they are like cotton, plastic, rubber and wood, they are called as the insulators. Now the thing comes is the reason. What is the reason? रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि
जो कंडक्टर्स होते हैं ना, इन कंडक्टर्स के पास होते हैं कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव, और इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। सो दे बिहेव लाइक कंडक्टर्स, वेयर एज इंसुलेटर्स दे डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, तो वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर ही नहीं सकती, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ही नहीं सकती, ठीक है। और देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज ओनली इंसुलेटर्स दे कैन बी चार्ज्ड बाय रबिंग, ठीक है। रबिंग से हम सिर्फ इंसुलेटर्स को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हम कंडक्टर्स को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने कंडक्टर्स को चार्ज किया, कंडक्टर्स ने ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए टू द अदर ऑब्जेक्ट, राइट। सो ये जो कंडक्टर्स हैं, ये फर्दर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए हम सिर्फ रबिंग से इंसुलेटर्स को चार्ज कर सकते हैं, बट नॉट द कंडक्टर्स, ठीक है। ऑल राइट, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर। तो इंसुलेटर्स को तो हम रब करके चार्ज कर रहे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू चार्ज अ कंडक्टर। तो दो तरीके हैं, कौन कौन से, एक है कंडक्शन और दूसरा है इंडक्शन। तो कंडक्शन, ठीक है, तो हमने हीट वाले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। एक से दूसरा टच करके ही हम, जैसे अगर मुझे एक रो में 10 बच्चे बैठे हैं, मुझे हर एक को चॉकलेट देनी है, तो मुझे उसके पास जाके उसको देना पड़ेगा, राइट। सो आई एम गोइंग, और पर्सनली मैं उसको हैंड ओवर कर रही हूँ वो चॉकलेट। सो आई एम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद दैट चाइल्ड, सो दैट इज कंडक्शन, की टच करके मुझे उन सबको वो चीज देनी है, ट्रांसफर करनी है, राइट। सो लेट अस see some of the methods how we can charge a conductor. So first is charging a conductor by conduction. तो हमने क्या किया, हमारे पास एक मेटल की रॉड है जिसे हमने बोल दिया है मेटल रॉड A, ठीक है। सो दिस रॉड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। नाउ सपोज यू वांट टू चार्ज दिस रॉड, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज दिस रॉड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एक रॉड लानी है और उसको टच कर देना है अपनी रॉड ए से। सो से हम एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेकर आए विच इज बी, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसको हम एक इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है, इसको ए रॉड के साथ आके हम क्या करेंगे, टच कर देंगे। टच करने से क्या होगा कि जो चार्जेस यहाँ पर हैं, सेम चार्ज डेवलप हो जाएगा हमारी ग्लास रॉड ए पर, और ग्लास रॉड ए को हमने कहाँ रखा है, इंसुलेटिंग स्टैंड पर, ठीक है। तो जब हम इस रॉड को यहाँ से रिमूव भी कर लेंगे तो भी हमारी मेटल रॉड है वो चार्ज रहेगी, एंड दैट इज द चार्ज ऑन द बॉडी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों इस रॉड के टच करने से रॉड ए जो है मेटल रॉड भी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि होता कुछ ऐसा है कि जब दो रॉड्स हैं, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आई, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज थी और दूसरी जो थी वो न्यूट्रल थी। अब क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज थी तो इसके पास पॉजिटिव चार्जेस थे, मतलब इसके पास दिस हैज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम थे, लेकिन ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, इसके पास तो सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ फ्रॉम रॉड ए टू रॉड बी। तो ये जो है इसने भी सेम चार्ज डेवलप कर लिया, बिकॉज इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, और जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है या इलेक्ट्रॉन्स को दिया है, सो दिस रॉड विल डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज। सो इवन आफ्टर रिमूविंग रॉड बी फ्रॉम हियर, क्योंकि ये तो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे चुकी है टू रॉड बी, राइट, सो इट विल स्टिल हैव दैट पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, राइट। और दोनों में ही पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि दोनों ही डेफिशिएंट है इस टाइम इलेक्ट्रॉन्स में, दोनों में ही लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब दूसरा है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब जब भी हम इंडक्शन मेथड की बात करते हैं ना, हम दो रॉड्स को हम टच नहीं करेंगे, ये दो रॉड्स है, इनको हमने टच नहीं करना है, ठीक है। तो क्या होगा,
अगेन सेम सेटअप है, हमारे पास मेटल रॉड ए है और एक रॉड बी है जिसे हमने इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ा है, ठीक है। तो ये है इंसुलेटिंग हैंडल और ये है मेटल रॉड। इज दैट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसको हमने स्टैंड पे लगा दिया। अब से रॉड बी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। जब हम इसको रॉड ए के पास लेकर आएंगे, टच नहीं किया है इंडक्शन में, हम सिर्फ पास लेकर आए हैं, तो जब हम इसको पास लेकर आएंगे तो जो चार्ज इस रॉड बी पर है वो उसका ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा इस साइड पर। So say this side is P and this is Q. So the side P is near to this rod B. तो यहाँ पर इसका opposite charge develop हो जाएगा। Is that clear? और जो दूसरी साइड है that is side Q, right? तो metal rod P में opposite charge आएगा that is present on rod B, और उस चार्ज का जो opposite है वो आ जाएगा on side Q, ठीक है। तो Q वाली जो साइड है उसका चार्ज हमारी जो रॉड बी है उससे मैच कर रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ कि आधी रॉड पॉजिटिव हो गई और आधी रॉड नेगेटिव हो गई। तो रीजन इसका ये है कि जब हम इन दोनों को पास लेकर आए, ठीक है, अब क्या हुआ, हमने टच नहीं किया, लेकिन बिकॉज दिस रॉड वाज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इस इलेक्ट्रोड से एक तरह इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने लगा, ठीक है। अब पुल तो करने लगा, लेकिन क्योंकि ये कांटेक्ट में नहीं थे तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ नहीं। लेकिन फिर भी जो पी साइड थी इसने क्या किया, क्यू साइड से भी सारे इलेक्ट्रॉन्स को मंगवा लिया और सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ अकमलेट कर दिया, ठीक है। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स पी साइड पर आके रुक गए, ठीक है। तो ये जो साइड है ये हो गई नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। वहीं पर ये साइड जहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस बचे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं। सो दिस साइड बिकॉज इट लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, दिस साइड बिकेम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस साइड गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस बिकेम नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। अब क्या करना है, जब इस ग्लास रॉड को अब आप यहां से रिमूव कर दो, तो जैसे ही ग्लास रॉड बी रिमूव होगी फ्रॉम दिस सेटअप, तो हमारी जो मेटल रॉड है वो फिर से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी। कैसे होगी, क्योंकि अब पी साइड को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम पी टू क्यू एंड इवनली स्प्रेड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट दिस रॉड, सो दिस रॉड विल बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वहीं पर एक और चीज इसमें दूसरा मेथड भी है कि अब मान लो कि हमें कोई ना कोई चार्ज तो हमें मेटल रॉड पर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम सेम ही एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम एक रॉड को, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को यहाँ पर लेकर आएंगे। से हमें नेगेटिवली चार्ज बनाना है इस मेटल रॉड को, तो हम बी ग्लास रॉड लेकर आए टुवर्ड्स दिस मेटल रॉड, तो पी साइड नेगेटिवली चार्ज होगी क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पुल कर लिए, और क्यू ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, राइट। अब क्या करेंगे, हम क्यू साइड को टच करेंगे विद द हैंड, ठीक है। तो इस साइड को आप टच करोगे विद हैंड, ठीक है, और इस रॉड को यहीं रहने दोगे। अब जैसे ही आप ये काम करोगे ना, वैसे ही यहां से अर्थिंग से, सो दिस इज बेसिकली अर्थिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ करने से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर हमारे टच करने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारी बॉडी से, वो मूव हो जाएंगे टुवर्ड्स द साइड क्यू, और ये पहले पॉजिटिवली चार्ज थी, अब इसके पास इट वॉज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, तो नाउ दिस विल हैव इनफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ये भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। अब साइमल्टेनियसली हम इस इंसुलेटिंग हैंडल मतलब इस ग्लास रॉड को भी हटाएंगे और दूसरी तरफ से हाथ भी। तो एक रॉड है, ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर टच किया है, तो इस ग्लास रॉड को भी हम हटा देंगे और यहाँ से साइड क्यू से अपना हाथ भी हटा देंगे। हम जैसे ही ये करेंगे, दोनों ही तरफ से कनेक्शन साइमल्टेनियसली ब्रेक हो जाएगा, और जो हमारी रॉड ए है जिसे हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा था, अब वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी।
क्लियर? सो दिस इज हाउ वी कैन चार्ज बाय इंडक्शन। तो फर्स्ट मेथड में तो हमने सिर्फ ये देखा था कि हाँ हम चार्ज कर पा रहे थे, तो आधी रॉड पॉजिटिव थी आधी नेगेटिव थी, लेकिन मेथड 2 में हमने ये देखा कि एक्चुअली अगर हमें उसे चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे। तो अगर आपको रॉड को पॉजिटिव चार्ज करना है तो आप नेगेटिव चार्ज वाली रॉड पास लेकर आएंगे, और अगर आपको इसे नेगेटिवली चार्ज करना है तो आप पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड उसके पास लेकर आएंगे। Is that clear? Okay. Now the difference between charging by induction and conduction. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, कंडक्शन के केस में ना जो दोनों ही बॉडीज थी, चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडीज, वो एक दूसरे के ऐसे टच में आ रही थी, लेकिन इंडक्शन में चार्जेस जो हैं दे आर केप्ट क्लोज एंड दे आर मतलब वो क्लोज हैं लेकिन दे आर नॉट टच्ड विद ईच अदर। ठीक है, चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी एक दूसरे के पास हैं लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं। ओके, तो कंडक्शन में क्या हो रहा है कि अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आई हूं तो जो मेरा अनचार्ज्ड बॉडी है वो भी पॉजिटिवली चार्ज हो जा रही है आफ्टर टचिंग, तो सेम चार्जेस आ रहे हैं, तो देयर इज शेयरिंग ऑफ चार्जेस। लेकिन इंडक्शन के केस में यही चार्जेस जो हैं ये शेयर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सो दे आर नॉट शेयर्ड। नाउ कंडक्शन में चार्जेस दोनों बॉडीज पर सेम हैं, लेकिन इंडक्शन में ये जो चार्जेस हैं दे आर मतलब ये जो अनचार्ज्ड बॉडी है उसके ऊपर एक ऑपोजिट चार्ज आ रहा है। तो अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आई हूं तो मेरी अनचार्ज्ड बॉडी नेगेटिव हो जाएगी। इफ दिस इज नेगेटिवली चार्ज तो दिस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, right? Okay, so on removing a charged body, uncharged body still retains the charge. ठीक है, तो जैसे ही हम चार्ज्ड बॉडी को हटाते हैं वैसे ही अनचार्ज्ड बॉडी जो है वो अपनी चार्जेस को रिटेन रखती है। मतलब टच किया है तो दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज रहेंगी, लेकिन जब हम इंडक्शन में जब तक चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी के पास है तब तक तो ठीक है, तब तक तो चार्जेस बरकरार है। ठीक है, पास में है तब तक तो चार्जेस हैं, लेकिन जैसे ही आप चार्ज्ड बॉडी को हटाओगे तो वो जो पहले अनचार्ज्ड बॉडी थी वो भी क्या हो जाएगी, वो फिर से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो दोनों ही हमने वही डिस्कस किया जो हमने एक्सपेरिमेंट्स में देखा। ओके, नाउ कमिंग अप नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप, हमने माइक्रोस्कोप सुना है मैम, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोस्कोप? सो दिस इलेक्ट्रोस्कोप इज बेसिकली अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड द नेचर ऑन द चार्ज्ड बॉडी। तो क्या एक बॉडी चार्ज्ड है या वो अनचार्ज्ड है, और अगर चार्ज्ड है तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है या नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो कौन सा चार्ज है वो बता, दैट डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट दिस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोस्कोप। और इसमें हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोस्कोप है, वन इज द पिथ बॉल एंड सेकंड इज द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो दोनों ही, ऑल्दो आपको नाम थोड़े डिफिकल्ट से लग रहे होंगे, बट जब हम इनको डिस्कस करेंगे आपको ये समझ आ जाएगा कि ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं with the pith ball electroscope. So coming on to the first, that is pith ball electroscope. तो pith ball electroscope बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड लेना है और एक सिल्क थ्रेड की हेल्प से एक पिथ बॉल ऐसे सस्पेंड कर देनी है, दैट्स इट। ठीक है, अब इस एक सिंपल से सेटअप से हम ये चेक कर सकते हैं कि एक बॉडी चार्ज्ड है अनचार्ज्ड है, और अगर चार्ज्ड है तो कौन सा चार्ज है उसके ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट टू टेस्ट वेदर द बॉडी इज चार्ज और अनचार्ज, तो हम क्या करेंगे, एक बॉडी को वी विल ब्रिंग इट, सो द बॉडी को हम क्या करेंगे, ब्रिंग इट क्लोज टू व्हाट, टू दिस बॉल। ठीक है, अगर ये बॉल दूर जाती है, ठीक है, तो मतलब वो चार्ज्ड है। अगर ये बॉल यहीं पर रहती है मतलब कि दैट बॉडी इज अनचार्ज्ड। दूसरा कि अब चार्ज है तो कौन सा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पिथ बॉल को एक ऐसी पिथ बॉल लानी पड़ेगी जिसमें कुछ चार्ज हो। तो मान लो हम एक पिथ बॉल लेकर आते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब जब हम दूसरे ऑब्जेक्ट को इसके पास लेकर आएंगे तो अगर ये पिथ बॉल दूर जाती है उस चार्ज्ड बॉडी से, तो इसका मतलब कि दोनों पे ही सेम चार्जेस हैं, तो इसका मतलब जो चार्ज्ड बॉडी है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। और अगर हम
अगर वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब द चार्ज ऑन दैट बॉडी इज ऑपोजिट, दैट इज दैट ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। सिंपल, कोई डाउट किसी को? बहुत ही इजी है। ऑल्दो सुनने में हमें शायद ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या ही एक्सपेरिमेंट करा देंगे, बट अगर जब हमने इसको समझा तो हमें ये पता चला कि कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है। तो अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन पोस्ट योर डाउट्स ऑन लर्न हब स्वयं एंड यू कैन ब्रिंग योर डाउट्स टू लर्न हब स्वयं क्लास। ठीक है, ओके। चलो, नेक्स्ट इज द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में हमें सबसे पहले जरूरत है इस सेटअप को समझने की। तो सेटअप कुछ हमारा ऐसा है कि एक टेबल पर हम एक बेल जार लेंगे, एक ग्लास का एक जार है, ग्लास का एक केस है, ठीक है, और उस ग्लास के केस में टॉप पर हम एक इंसुलेटिंग प्लग लगा देंगे और ऊपर हम लगा देंगे एक ब्रास की डिस्क। ठीक है, इस ब्रास की डिस्क के साथ कनेक्टेड होगी एक ब्रास रॉड और नीचे होगा एक गोल्ड लीफ। ठीक है, तो मतलब दो गोल्ड के लीफ जो होंगे वो एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होंगे। अब हो सकता है कि गोल्ड लीफ ना मिले, बहुत महंगे आएंगे, तो एल्यूमिनियम लीफ का भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और साइड्स पे यहाँ पर मेटल फॉइल होगी, यूजुअली ये टिन मेटल फॉइल होती है और ये अर्थिंग का काम करती है। राइट, ओके। तो हम यहाँ पर टेस्ट कैसे करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज है या अनचार्ज है। तो पहली चीज, क्या वो चार्ज है या वो अनचार्ज है। तो इसके लिए ना बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब हमने ये जो पूरा बेल जार का सेटअप था ना, जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का सेटअप था, उसको हम बिल्कुल सिंपल से फॉर्म में लेकर आ गए हैं, जो कि है ये। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये ब्रास कैप है जो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। ठीक है, ये ब्रास डिस्क है जो यहाँ पर डिस्कस हुई थी। तो ये जो ब्रास डिस्क है ना, अब इस ब्रास डिस्क से टच करेंगे हम एक चार्ज्ड बॉडी को। ठीक है, अगर वो बॉडी चार्ज होगी तो ये जो हमारी लीफ है ना, वो ऐसे थी, अब वो और दूर जाएगी, मतलब वो जो लीव्स हैं वो डाइवर्ज होंगी। अगर वो डाइवर्ज हुई तो मतलब ये बॉडी चार्ज है। अगर वो लीव्स जो हैं वो एक दूसरे के पास आई या डाइवर्ज नहीं हुई, इसका मतलब कि वो बॉडी कैसी है, अनचार्ज्ड है। ठीक है, अब इतना तो समझ आ गया कि चार्ज और अनचार्ज कैसे निकालना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, ये कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अब हमें ये जो हमने लीव्स लिए हैं ना, इनको कोई चार्ज वाला लाना पड़ेगा। से पॉजिटिवली चार्ज लीव्स हम लेकर आए। अब जब ये पॉजिटिवली चार्ज है और हम यहाँ से एक रॉड लेकर आ रहे हैं और हमारी जो लीव्स है ना वो और ज्यादा ऐसे डाइवर्ज कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर चार्ज्ड बॉडी आई है वो भी कैसी है, वो भी सेम चार्ज की है, दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज। अगर हम यहाँ पर एक चार्ज्ड बॉडी लेकर आए हैं और हमारे लीव्स जो है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, वो ऐसे डाइवर्ज नहीं हो रही हैं, सो दिस मीन्स दिस ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड बट इट इज ऑपोजिटली चार्ज्ड, दैट इज नेगेटिव चार्ज है। सेम एक्सपेरिमेंट हम नेगेटिव के साथ भी कर सकते हैं। तो अब हमने जो लीफ है वो नेगेटिवली चार्ज लीफ लेना है। ठीक है, अब ये जो नेगेटिवली चार्ज लीफ है, जब हम यहाँ पर एक चार्ज बॉडी लेकर आएंगे जो नेगेटिव चार्ज की है, तो हमारी लीव्स जो है वो डाइवर्ज होंगी। और अगर चार्ज बॉडी जो हमने यहाँ पर ब्रास डिस्क के साथ टच की है, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो यही लीव्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी। इज दैट क्लियर? ओके, right. So this is how we can find out whether the body is charged or uncharged, and if it is charged, what type of charge it has. Right. So I hope this is clear. Now coming to our last concept, that is atmospheric electricity. तो ये जो atmospheric electricity का concept है ना, ये हमें दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो उन्होंने ना बस ऐसे ही वो एक काइट उड़ाते उड़ाते उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर दिया था। तो समझते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, उन्होंने एक काइट उड़ाते उड़ाते एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उनका मानना ये था कि ये जो क्लाउड्स होते हैं, जो बारिश वाले बादल होते हैं, बेसिकली उनमें कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक काइट ली और उस काइट के ऊपर एक मेटल वायर, 30 सेंटीमीटर की मेटल वायर अटैच कर दी और फिर उसको यहाँ पर अटैच कर दिया एक मेटल की स्ट्रिंग से, राइट। और यहाँ पर बीच में उन्होंने एक की लगा दी।
ठीक है। और फाइनली यहां पर क्या लगा दिया उन्होंने, एक सिल्क का थ्रेड, करेक्ट। तो ऐसे ये पूरा उन्होंने सेटअप किया, और ये जो काइट थी ये भी किसकी थी, सिल्क की काइट थी। अब क्या हुआ कि वो बारिश के बादल गरजने लगे और उन्होंने काइट उड़ाना शुरू कर दी। तो क्योंकि इन क्लाउड्स में एक चार्ज था, क्योंकि ये क्लाउड्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ रब हो रहे थे, सो रबिंग से फ्रिक्शन हुई, और फ्रिक्शन से ये चार्जेस प्रोड्यूस हुए। तो इस मेटल वायर में वो चार्ज आ गया, ऑपोजिट चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये चार्ज जो है ये फ्लो हुआ और इस की के अंदर ये कलेक्ट हो गया। अब जब भी बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उनका ये जो नकल है ना, ये जब भी की के कांटेक्ट में आ रहा था तो उनको एक शॉक लग रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ज था और जब उनका नकल इसके कांटेक्ट में आ रहा था तो उनके बॉडी में एक ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो रहा था, जिसकी वजह से उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लग रहे थे, राइट। सो दिस इज हाउ ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट एंड हिज ऑब्जर्वेशन वॉज कि जब बारिश हो रही थी तो स्ट्रिंग जो है वो गीली हो गई और उसकी वजह से उन्हें काफी स्पार्क्स महसूस हुए बिटवीन द नकल एंड द की, राइट। सो दिस वॉज हिज ऑब्जर्वेशन। नाउ कम्स द लाइटनिंग। अब बोला जाता है कि जब भी काले बादल आते हैं ना, तो काले बादल जब वो मूव करते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, या फिर एक क्लाउड जो है वो अर्थ के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब एक क्लाउड मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें एक चार्ज डेवलप हो गया है। अब चार्ज एक डेवलप हो, उसका ऑपोजिट चार्ज दूसरे क्लाउड में या फिर अर्थ पे डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें ये लाइटनिंग के सीन्स देखने को मिलते हैं। तो हमने देखा है ना बिजली कड़कती है, सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप होते हैं और हमें ये लाइटनिंग देखने को मिलती है। नाउ दिस लाइटनिंग इज वेरी वेरी डेंजरस इवन फॉर ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सबके लिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक सम सेफ्टी मेजर्स ताकि हम इस लाइटनिंग से बच सकें। पहली चीज, कभी भी अगर बिजली कड़क रही है ना तो आपको किसी लंबे से ट्री के नीचे नहीं खड़े होना है, ठीक है। तो हो सकता है कि उसके ऊपर से जब क्लाउड जाए या फिर उससे लाइटनिंग जब स्ट्राइक करे तो वो लाइटनिंग जो है वो इस मतलब उसका ऑपोजिट चार्ज इस ट्री में आ जाए, वेट ट्री में, और या फिर टॉल बिल्डिंग के पास भी नहीं खड़े होना है तो उसमें भी वो चार्ज आ सकता है, राइट। दूसरा, हमेशा एक सेफ जगह पर जाने की कोशिश करो, जैसे कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी हाइट कम हो, या फिर एक अगर आप ओपन स्पेस में हो जहां पर सिर्फ ट्रीज हैं तो एक ऐसा ट्री जिसकी हाइट कम हो, जो छोटा हो, लंबे ट्री के पास नहीं जाना है। दूसरा, अगर आप कार में, बस में बैठे हो तो यू आर वेरी मच सेफ इन अ कार एंड अ बस, तो नेवर गेट आउट ऑफ दैट कार या फिर बस, और ऑलवेज मेक श्योर कि जितनी भी विंडोज और डोर्स हैं वो एकदम आप क्लोज करके उस कार या बस में बैठो। द नेक्स्ट इज डू नॉट कैरी एन अम्ब्रेला। तो अगर आपके पास अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला में भी ऊपर ऐसे मेटल का कुछ कुछ लगा होता है, राइट। तो दिस इज अगेन वेयर यू कैन दैट अम्ब्रेला कैन गेट चार्ज और आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकते हैं, ठीक है। सो नेवर एवर कैरी एन अम्ब्रेला। देन अगर आप घर में हो और घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये सब मतलब ये सब प्लग हुए हैं, ठीक है, तो इनके प्लग्स को निकाल दो, क्योंकि वो जो करंट है, वो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो आपकी वायर्स तक फ्लो कर सकते हैं और फिर वो आपके इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डैमेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नेवर एवर टेक बाथ, क्योंकि अगर आप, एक तो वो पानी है एंड वी नो वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड सेकेंडली जो टैप्स हैं, अगर वो मेटल का टैप है तो वो पूरे चार्जेस जो हैं वो उस मेटल तक आकर आप जैसे ही उस टैप को टच करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकते हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। देन डू नॉट स्टैंड नियर द विंडो और बैल्कनी हैविंग द मेटेलिक रेलिंग्स। तो मेटल है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो आपकी मेटल रेलिंग्स को भी चार्ज कर सकते हैं और जैसे ही आप उसको टच करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। द नेक्स्ट इज डू नॉट स्टैंड नियर द विंडो। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन दिस, सो दिस इज द रेपिटेशन ऑफ द प्रीवियस पॉइंट। सो आई होप आपको समझ आ गया है कि अगर आपको वो बिजली कड़कती हुई दिख रही है तो आपको क्या करना है। अभी भी कोई डाउट हो, कोई ऐसी क्वेरी दिमाग में आ रही हो, सो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वयं।
ओके, ऑल राइट. सो नाउ कमिंग ऑन टू द लाइटनिंग कंडक्टर. तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होते हैं? बेसिकली एक ऐसे डिवाइसेस जो हमारी बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड ड्यू टू लाइटनिंग. अब होता क्या है कि हमने देखा है कितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं मेट्रो सिटीज में, तो कितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं. तो अब हम बोल रहे हैं कि जब बिजली करके तो उस बिल्डिंग से दूर चले जाओ. तो अगर आपका घर ही वहां है तो आप कहाँ चले जाओगे, राइट? तो इन्हीं बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाए जाते हैं. तो लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो बेसिकली एक ऐसे स्पाइक्स से बने हुए कुछ वो होते हैं, कॉपर का एक ऐसे क्या बोलते हैं, एक प्लेट सी होती है, राइट? और दैट इज अटैच टू अ थिक कॉपर स्ट्रिप जो नीचे मेटल प्लेट के साथ फिक्स होती है अर्थ के अंदर. तो होता क्या है कि जब ऊपर से एक चार्ज्ड क्लाउड मूव करता है तो इसमें जो भी चार्ज होता है उससे ऑपोजिट चार्ज हो जाता है ये वाला, ये स्पाइक्स. ठीक है, तो ऑपोजिट चार्ज यहां पर आ जाता है. नाउ दिस चार्ज फ्लोज थ्रू दिस कॉपर स्ट्रिप और वो नीचे मेटल प्लेट तक जाता है और वो अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाता है. और इससे हमारी जो बिल्डिंग है वो सेफ रहती है फ्रॉम दीज लाइटनिंग शॉक्स, right? So this is how lightning conductors are used. So I hope this is clear. So this was all from our today's session. I hope you enjoyed it. I hope you understood it. अगर कोई भी doubt हो, ask it on ask question section, or you can post your doubts. You can come with your doubts to Learno Hub Swayam class. So I'll see you next time. Till then you all take care, and as you all know, Learno Hub मतलब free है पर best है.